नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में विपक्ष की साझा मुहिम रही। विपक्ष आज पटना में इकट्ठा हुआ। तकरीबन 15 विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए उसके आला नेता एक साथ मुख्यमंत्री निवास, जो नीतीश कुमार का वर्तमान में आधिकारिक निवास है, वहां जाकर बैठे और तकरीबन 5 घंटे चर्चा की। वही हमारा विषय है, पटना की डगर, दिल्ली पर नजर। संदर्भ यह है कि 2024 के लिए एक नतीजे पर अधिकांश विपक्षी नेता पहुंच गए और वो नतीजा ये है कि भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है और राहुल गांधी के बयान को अगर आधार मान लिया जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए सबका एक साथ आना जरूरी है। इस सुर को बाकी सुरों ने भी साथ में मिला लिया है। इसीलिए चाहे वो ममता बनर्जी है, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे स्टालिन है, चाहे अखिलेश यादव हैं, ये तमाम नेता एक राय होकर इस नतीजे पर पहुंचे कि अब अलग अलग लड़के काम नहीं चलेगा। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो आपस में लड़ने के चक्कर में भाजपा हम सबको निपटा देगी। तो भाजपा से अगर अपने आप को बचाना है, नरेंद्र मोदी की विराट शख्सियत से अगर अपने आप को बचाना है, तो हर एक को अपने अपने हिस्से की कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। और इसलिए देनी चाहिए कि भाई, हमको देश को बचाना है। तो इस भावना के तहत बैठने के बाद में नीतीश कुमार और बाकी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई, हम कई मुद्दों पर एक राय हो चुके हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए 12 जुलाई को एक बार फिर बैठने वाले हैं। लेकिन साझा मुहिम की कोशिश को झटका तब लगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अचानक बैठक से पहले ही निकल गए और दिल्ली में पहुंचने के बाद एक बाकायदा बयान आम आदमी पार्टी को जारी किया गया कि जो अध्यादेश आया है दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार का, उसके संदर्भ में कांग्रेस अपना रुख साफ करे। जब तक कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करेगी तब तक अब हम आगे किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो ये जो सामूहिकता का दावा था, वो सामूहिकता का दावा कुछ घंटों के लिए भी साथ नहीं रह पाया। लेकिन इसके बावजूद ये बात सही है कि तमाम राजनीतिक दल एक लंबे अरसे के बाद इकट्ठा हुए और उस पटना में इकट्ठा हुए, उस बिहार में इकट्ठा हुए, जहां पहले भी इस प्रकार की मुहिम को चलाया जा चुका है और सफलतापूर्वक अंजाम पे भी पहुंचा जा चुका है। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी, जब वह 1917 में पटना पहुंचे थे और उसके बाद चंपारण का उन्होंने आंदोलन नील से जुड़े हुए किसानों के हितों के संदर्भ में किया था। इस आजादी के बाद की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी, उसकी भी जन्मभूमि, कर्मभूमि कहीं ना कहीं बिहार ही था। तो क्या अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने जो एकजुटता का संदेश देश को देने की कोशिश की है, वह वैसी कोई सफलता ले पाएगा? क्या ये कोशिश जो शुरुआती दौर में है, वह वाकई अंतिम रूप से कोई आकार ले पाएगी? अभी सब लोग कह रहे हैं कि कोई किसी पर हावी ना हो, लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, और जब चुनाव का समय आएगा तो क्या वाकई यह लोग उतना ही बड़प्पन दिखा पाएंगे जितने बड़े बयान अभी दे रहे हैं? जानने की बात यह भी है कि साझा प्रत्याशी की बात कही जा रही है। आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां मैदान में है, उसके खिलाफ तमाम विपक्षी दल एक राय होकर किसी एक व्यक्ति को मैदान में उतारे और मामला आमने सामने का है। दावा अच्छा है, सोच अच्छी है, पर क्या ये फलीभूत हो सकती है? सवाल। तो ऐसे तमाम कोशिशों से जुड़े हुए सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इन तमाम राजनीतिक दलों से संबद्ध है। उनसे आपका परिचय कराते हैं और राजनीतिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण कोशिश के संदर्भ में अपना आकलन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र एकता की कोशिशों को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है, यूनिटी एंड विक्ट्री आर सिनोनिमस, अर्थात एकता और जीत पर्यायवाची। तमोरा मचेल के द्वारा जो ये बात कही गई थी, कितने कमाल की बात कही गई। अगर आप इकट्ठा हो गए तो फिर आप सफलता भी पा सकते हैं। लेकिन अतीत इस बात का साक्षी है कि एक आपातकाल के समय पर विपक्षी एकता जो एक बार दिखी, उसके बाद दोबारा देश में देखने को मिली थी। और वह विपक्षी एकता भी कितने समय तक जिंदा रही थी, इसका भी देश गवाह है। तो अब भारतीय जनता पार्टी, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अब नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भय दिखाते हुए इकट्ठा होने की जो ये कोशिश है, क्या ये वाकई सिर चढ़ पाएगी? सवाल। इस सवाल को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत,
जिस दल ने बड़ा दिल दिखाने की बात कही है, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत। हमारे साथ शैलेंद्र मंडल जी, जिसने इस एकता की कोशिशों को एक सूत्र में ला दिया है, उस जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में है शैलेंद्र मंडल, प्रदेश महासचिव। हमारे साथ में मीनाक्षी शर्मा जी, देश का नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, और विपक्षी एकता की कोशिशों को सवालों के दायरे में जिस राजनीतिक दल ने ला दिया है, उसकी प्रवक्ता है मीनाक्षी। और इन सबके बीच में जो सबके निशाने पर है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता अनिल गोयल। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनेंगे और उन बयानों की आधार भूमि पर फिर सुरेंद्र राजपूत जी से समझने की कोशिश करेंगे क्या पाए क्या खोए आज की बैठक में। पर पहले सुनेंगे बयान। में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया हम लोग को। कौन सा इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए। कोल बिल नल लील सबको हम लोग जमा कर उनके फौज को, और इनको इस बात तक तय है गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। तो कुल मिलाकर एक फोटो सेशन है ये। अमित शाह जी ने बताया और विपक्ष ने बताया कि सब मिल गए हैं। अब मोदी जी की अब खैर नहीं है, भाजपा की अब खैर नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए ये खैर के संदर्भ में जो बात थी, अमित शाह जी की बात को इतना जल्दी सत्य करार दिया। अमित शाह जी ने कहा था ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते, केजरीवाल जी ने तुरंत मोहर लगाई, हाँ नहीं है इकट्ठे। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? और ठीकरा फोड़ा भी कांग्रेस पे है। कांग्रेस पहले अपना रुख साफ करे तब आगे बात करे। जी सुरेंद्र जी।
तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक बड़ा पुराना फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है हिमांशु भाई कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो आज ये विपक्षी एकता काफिले बच रहे हैं, हिंदुस्तान बन रहा है। जो लोग भी लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने के विरोध में हैं, जो लोग भी संविधान विरोधी ताकत के विरोध में हैं, जो लोग भी रोजगार विरोधी ताकत के विरोध में हैं, जो लोग महंगाई विरोधी ताकत के विरोध में हैं, इस तरीके के जितने ही झूठे छल कपट प्रपंच वाले जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में किए हुए हैं, और इनका एक मायावी शासन जहां पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, और वो भी विपक्षी दलों पर, आम जनता पर, जो लोग भी इससे प्रताड़ित हैं, जो लोग चाहते हैं कि जनता को निजात मिले, वो सब साथ में आएंगे। अपने छोटे मोटे मतभेद बुला करके साथ में आएंगे, क्योंकि अगर मतभेद नहीं हो, सभी पार्टियों की बिल्कुल सारी नीति नियम नैतिकता एक हो, तो सारे दल एक हो। हर दल अलग अलग है, सब में कुछ ना कुछ आपस में थोड़ा बहुत अलग है। कांग्रेस अलग है, तृणमूल कांग्रेस अलग है, जेडीयू अलग है, आरजेडी अलग है। सबके 10 में से 7 चीजें मिल रही हैं, 3 चीजों का अलगाव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आपसे बड़ी साफ सी बात कहता हूं कि जो लोग भी अपने तात्कालिक मतभेदों को सामने रखेंगे, निश्चित तौर पर तटस्थ भाव से रहने वाले ऐसे लोगों का जनता और इतिहास अपने शब्दों में भी और अपने कठोर निर्णयों में भी उनको उनकी जगह बताएगा। तो आज की डेट में व्यक्तिगत रूप से मैं आक्षेप किसी पर नहीं लगाता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप सब लोगों को यह मानना पड़ेगा कि देश का संविधान, देश का आईन खतरे में है। इसके लिए अपने छोटे मोटे मतभेद भुलाइए, और आप भी कम से कम अहंकारवादी बात न करें, कोई भी अहंकार, क्योंकि हमारा तो लड़ाई अहंकार से ही है, अहंकारी शासन से ही है, मायावी शासन से ही है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो अहंकार है, वही तो उनके सर चढ़ करके बोल रहा है। तभी तो किसान की आत्महत्याओं की रिपोर्ट 0, बेरोजगारों की आत्महत्या की रिपोर्ट कोई गिनती ही नहीं। देश में एनएसएसओ ने आंकड़े इकट्ठे करने बंद कर दिए हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को किसान हुई नहीं हुई, किसान आयोग बना नहीं बना, किसानों की आत्महत्या की दर, व्यापारियों की आत्महत्या की दर, नौजवानों की आत्महत्या की दर पहले से आज की डेट में कितनी बढ़ गई है। नहीं, कोई आंकड़े नहीं इकट्ठे करे, क्योंकि अहंकारियों का शासन है। इनको मालूम है कि हम कहीं ना कहीं से कोई लप्पू झिन्ना करेंगे, कोई विषयांतर करेंगे, और हम लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सारे दल तैयार हो गए हैं, तो मेरा बाकी जो दल तैयार नहीं है उनसे भी एक ही अनुरोध है कि धैर्य रखें। कांग्रेस पार्टी के ऊपर ओछे आरोप लगाने की जगह पर कांग्रेस का इतिहास देखें। कांग्रेस ने संविधान बनाया है, कांग्रेस ने कभी संविधान तोड़ा नहीं है। कांग्रेस संविधान बनाने वालों में है और संविधान का साथ देने वालों के संविधान विरोधी कार्य का खुलेआम विरोध करती है, भले ही वोट उसमें नुकसान हो जाए। सेशन बढ़ चढ़कर आप बोल रहे हैं। बेचारे अरविंद केजरीवाल कितने दुखी हैं, वो ही तो बता रहे हैं कि देखो संविधान का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिस सरकार को काम करने की बात कही गई, उसे इस सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से रोक दिया है। और हम गुहार कर रहे हैं कि बाकी सारे राजनीतिक दल हमारा साथ दें। कांग्रेस साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इधर संविधान बचा रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल के दर्द को नहीं निपटा रहे हैं। थोड़ा सुरेश जी साफ साफ बात करिए ना, क्या मामला है? डर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से? हम आपसे फिर से कहते हैं, अगर इसी तरीके के व्यक्तिगत बातों पर बात होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी आया कि महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई गई, वो अवैध रूप से गिराई गई। आज की डेट में उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और हमारी महाराष्ट्र की कांग्रेस ये लेकर के बैठ जाए कि साहब पहले तो ये सरकार रिस्टोर करो। ये नहीं चलना, आपको धैर्य रखना। आप तो बड़े तर्कशील व्यक्ति हैं, कैसा तर्क दे रहे हैं? अगर कांग्रेस को सरकार रिस्टोर करना है और कांग्रेस नहीं कर रही, तो आप ये तर्क दें। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने खुद इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद हम कुछ करते। ये फैसला अगर रिस्टोर कराने का, तो आपको इसके संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी से बात करनी है। अभी जो बात हो रही है, जितने राजनीतिक दल वहां पे इकट्ठे हुए, 15 राजनीतिक दल इकट्ठा हुए,
एक राजनीतिक दल का विषय है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। 14 दल बचे, 14 में से 13 एक राय होकर ये कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं कि राज्यसभा में हम इस संदर्भ में आपका साथ देंगे। इस पर साथ देने से इनकार है, मौन है, वो केवल कांग्रेस पार्टी का है। तो माननीय सुरेंद्र राजपूत जी, मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊं उससे पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इसका निराकरण 2024 के चुनाव के बाद कराएंगे, तब तक आप छोड़ दीजिए, या आप विपक्षी एकता की खातिर बड़ा दिल दिखाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शिकस्त देने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे? सवाल है ना सुरेंद्र जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल न तो देश है और न ही कांग्रेस देश है। देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर किसी भी आदमी को कोई शक है या संशय है तो शक की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि लेट द टाइम कम, राज्यसभा आने दीजिए, हम निर्णय लेंगे, निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। हमने पहले भी संविधान के समर्थन में तमाम लोगों का विरोध करते सहते हुए हमने निर्णय लिए हैं, चाहे वो किसी भी, आप बात कर लीजिए, जो पार्टियां काले किसान कानूनों का समर्थन की है, जिन पार्टियों ने, उन सारी पार्टियों को धैर्य रखना चाहिए। राज्यसभा में हम कोई भी संविधान विरोधी काम नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखना चाहिए। उससे पहले टाइम कम, समय आने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ी बात बोली है, अपने अध्यक्ष जी का हवाला देते हुए। मीनाक्षी जी के पास आऊंगा तो पूछूंगा होते क्यों नहीं है धैर्य आप में, क्यों इंतजार नहीं करते? लेकिन उससे पहले शैलेंद्र मंडल जी के पास आना चाहते हैं। क्या कहते हैं शैलेंद्र मंडल जी? कांग्रेस ने आपकी सारी मेहनत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक विषय जिसमें सारे राजनीतिक दल तैयार, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ हमें बता रहे हैं, अरे धैर्य रखिए, जब समय आएगा तो कांग्रेस फैसला लेगी। क्या कहते हैं? नीतीश कुमार ने जो एक मेहनत की, नीतीश कुमार ने जो एक कोशिश की, अचंभा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी एक कक्ष पे, एक डायस पे बैठ गए, पर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और खड़गे जी एक राह पर नहीं चल पाए, और विपक्षी एकता का जो संदेश पटना से जाना था देश के संदर्भ में, चूक गए। क्या कहते हैं? निराश नहीं आप? लेट्स द टाइम कम, समय निकल गया, आज समय था संदेश देने का, पानी फिर गया। इसीलिए बिहार को याद किया गया, और बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। यहाँ से जो संदेश जाता है लोकतंत्र की धरती है। आप सारे सरकार गिरा दिए, बीजेपी की सरकार में है हिम्मत तो बिहार में सरकार गिरा के दिखा दे, लोगों को खरीद के दिखा ले। सभी जगहों पर आपने चल दिया। इसलिए बिहार, और बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा था सुधांशु बाबू कि बिहार हमारे नेता निष्पक्ष है, न्यायप्रिय है और न्याय संगत काम करते हैं। ये जब बीड़ा उठा लेते हैं, मुद्दा तय कर दिए कि यह बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोकतंत्र पर खतरा हो गया है, इतिहास को बदला जा रहा है, और अनाप शनाप बातें बोली जा रही है और कुछ नहीं होता है। तो देश पर जो खतरा मंडरा रहा है, बिहार ने तय कर लिया है कि फिर हम इसको साबित कर दें। पहले यही लोग बोल रहे थे कि कैसे एक होगा, एक तरफ आप की बातें कर रहे, लेकिन आपने तो देख लिया। अब तो मान लेना चाहिए कि करवट, इतिहास करवट लेगा और यह बिहार से शुरू होगा, और माननीय नीतीश कुमार जी इसके सूत्रधार हैं। विश्वास कीजिए कि जब कह दिए तो बात बहुत दूर तक जाए। अभी कुछ लोग मिले हैं, छोटी छोटी बातें रहती हैं, एक ही बार में तो सब बातें हो गई। जो आदमी कभी इस एक टेबल पर नहीं बैठे, इतना बड़ा बात हो गया, इसकी चर्चा कम और बेमतलब की बातों की चर्चा हो कि इस समय में ये नहीं थे, उसने उसको धोखा दिया। इतिहास ऐसे नहीं गढ़ा जाता है, बिहार इतिहास गढ़ता है। और मंडल जी थोड़ा रुकिए, क्या है आप लोग बड़ी आसानी से दूसरों के सर पर नारियल छोड़ देते हैं। भाई दिल्ली पहुंच के प्रेस नोट क्या मीडिया ने जारी किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया?
प्रेस नोट जारी किया आम आदमी पार्टी ने। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस नोट जारी करके बताया, ध्यान से कान खोल के सुन लो, पहले मेरे संदर्भ में फैसला लो, मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, और जब तक मेरा साथ नहीं दोगे आगे से बैठक में आऊंगा नहीं। अब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती की बात बनाते हैं, पर जिनको आपने बुलाया था वो ऐसी बातें बनवा रहे हैं। नाराज नहीं है आप अरविंद केजरीवाल से, नाराज नहीं है आप राहुल गांधी से, नाराज नहीं है आप मल्लिकार्जुन खड़गे से, जिसमें सब एक राय थे। कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा क्या अरविंद केजरीवाल जी हम आपका साथ देंगे, संविधान बचाने के लिए निकले हैं, जरूर करेंगे, क्यों नहीं कहा? राठौर साहब ने तो सब बातें क्लियर कर दी कि राजनीति में एक ही बार में सब कुछ नहीं, और सभी लोगों ने चर्चा, खड़गे साहब ने भी चर्चा कर दी थी कि हम साथ देंगे न देंगे, ये बातें वो सड़क पर या हम लोग आप लोग बैठ करके तय नहीं कर सकते। राजनीति अपने जगह पर चलने दीजिए, उम्मीद रखिए कि सारी बातें होगी। इतना तय है कि बीजेपी मुक्त भारत के निर्माण के लिए सारे लोग गोलबंद हो गए, इतना तो तय हो गया। इतना तय हो गया। शैलेंद्र मंडल जी बोल रहे हैं, आप इस बात की महत्ता समझिए ना, हम सब एक साथ बैठे, एक साथ चाय पी, हमने एक साथ खाना खाया, इससे आपको समझ में नहीं आया? हम सब साथ हो गए, खामखा की बात कर रहे हो। और ये खामखा की बात किसने शुरू की? ये खामखा की बात की मीनाक्षी जी, आपकी पार्टी। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतना प्रयास, इतनी कोशिश के बाद 15 दलों के 27 नेता इकट्ठे हुए थे। 26 नेताओं की मेहनत में पानी फेर दिया एक आपके नेताजी ने। किस लिए? क्या वाकई भाजपा की बी टीम बनने के रूप में जो आरोप आप पे लगता है उसे साबित करना था इसलिए? जी हिमांशु जी, मैं यही कह रही थी कि सबसे बड़ा देश है, देश से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। और ये जो अध्यादेश लाया गया है केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा, ये अध्यादेश सिर्फ इस का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली की चुनी हुई जनता के अधिकार छीन लिए जाएं, बल्कि इसका उद्देश्य ये भी है कि देश के अंदर संवैधानिक जो हमारी प्रक्रिया है उसके लिए भी बहुत खतरा है, जो संवैधानिक सिद्धांत है उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है अभी। और ये आज सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये आज पूरे देश की बात बन चुकी है कि आज अगर ये दिल्ली के अंदर लागू हो जाता है तो इसकी प्रवृत्ति यही रहेगी कि आने वाले समय में ये दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा, और वहां की जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, जो चुनी हुई सरकारें होंगी, उनके भी अधिकार छीने जाएंगे। तो आज ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। तो आज ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है, पूरे देश के लिए खतरा बन चुका है। और हम चाहते हैं कि इसमें सभी पार्टियां, जो भी विपक्षी पार्टियां, वो हमारा सहयोग करें, और जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने हमारा सहयोग किया है। आज जो पटना में सभा, इसमें 15 पार्टियां शामिल हुई थी, जिसमें से 12 ऐसी पार्टियां हैं जो राज्यसभा में हैं। उसमें से 11 में हमें पूरा संपूर्ण आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ देंगी राज्यसभा के अंदर। किंतु एक सिर्फ कांग्रेस है जिसने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, उसने नहीं बताया है कि वो किसके साथ है। उनको आज स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो आज लोकतंत्र के साथ है या लोकतंत्र के हथियारों के साथ है, आज वो संविधान के साथ है या संविधान के हथियारों के साथ है। उनको स्टैंड तो क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ अब दिल्ली का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है, ये संविधान का मुद्दा है। तो हम चाहते हैं कि इस पर क्लियरिटी हो। एक बात बताइए मीनाक्षी, आपके लिए देश महत्वपूर्ण है या अपनी सरकार के अधिकार महत्वपूर्ण है? देश बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे, पता है आपको? ये जो 15 राजनीतिक दलों के 27 नेता आए थे दिल्ली से पटना चलकर, ये देश बचाना चाहते थे। इनको लगता है कि देश खतरे की ओर बढ़ गया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ठीक नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश ठीक नहीं रहेगा, इसलिए देश को बचाना जरूरी है। देश को छोड़ दिया आपने एक अपनी सरकार के अधिकारों को लेकर। इतना स्वार्थी व्यवहार। आप बनना राष्ट्रीय राजनीतिक दल चाहते हैं और एक आधे राज्य के सरकार के अधिकारों को लेकर इतनी हायतौबा मचाते हैं। संदेश जा रहा था पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, आपके नेताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ कहीं एकजुटता जनता के बीच चली न जाए, इसीलिए बयान जारी कर दिया, नहीं आऊंगा तब तक, फिर तो कांग्रेस साथ नहीं देगी। ऐसा हिमांशु जी, मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ, ये सिर्फ अब मुद्दा, ये अध्यादेश जो है, इस अध्यादेश का मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये दिल्ली के आधे राज्य का मुद्दा नहीं है। ये बात चिंता इसका विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज अगर ये दिल्ली के अंदर लागू हो जाता है तो ये बहुत ही चिंतनीय होगा कि आने वाले समय में जो बाकी राज्य हैं उनमें भी जो बीजेपी की सरकार है वो तानाशाही और गुंडागर्दी से इस तरीके के अध्यादेश लाएगी और वहां की चुनी हुई सरकारों के जो अधिकार है उनको जिसकी से शुरुआत कर दी है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई घटना हो तो या इस तरीके की चीजें ना हो,
मीनाक्षी जी का कहना है भाई कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, बाकी सरकार को भी खतरा हो सकता है, इसलिए हमने ये बात रखी। लेकिन मैं आना चाहता हूँ अनिल जी आपके पास। आप तो बोल रहे थे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आपके नेताजी भी बोल रहे थे इकट्ठे नहीं हो सकते। भाई लोग तो इकट्ठे भी हो गए और एक घाट पर पानी भी पी लिए, चाय भी पी लिए, खाना भी खा लिए। अनिल जी अब क्या करेंगे आप? भाई 30% वोट आपके, 70% औरों के, 70 में से 60% वोट वाले इकट्ठे हो गए, बोले एक के खिलाफ एक उतारेंगे और आपको सत्ता से बाहर निकालेंगे। जी अनिल जी। हिमांशु जी, सही मायनों में ये है कि एक साथ बैठना, चाय पानी पीना, गपशप करना और ख्याली पुलाव लगाना, फोटो सेशन खींचना, फोटो खिंचवाना, ये तो ये एक लगातार करते आए हैं। इससे पहले भी करा, इन्होंने आज भी करा, इनका एक प्रयास। और आज ही प्रयास में इन्होंने सबसे पहले जो पलीता लगा है वो केजरीवाल जी का लगा है, जो केजरीवाल जी ने इससे पहले भी कहा था कि कांग्रेस अपने रुख को स्पष्ट करे। ये उन्होंने आज ही नहीं कहा है, पहले भी कहा था, मीटिंग में आने से पहले भी कहा था कि अपना रुख स्पष्ट करे। और अभी ये विवाद की शुरुआत है। अभी तो इसके बाद में क्या होगा कि पीएम का उम्मीदवार कौन, यानी अगर ये देखा जाए तो आज की मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाने की कोशिश करी होर्डिंग पोस्टरों के माध्यम से कि वे प्रधानमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल। नीतीश जी ने क्यों मीटिंग करी है, वो तो प्रैक्टिकल है कि मैं तो स्वाभाविक उम्मीदवार हूं पीएम का। राहुल गांधी तो हाई पार्टी, वो भी अपने को पीएम का उम्मीदवार कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी वो अपनी वो पीएम का उम्मीदवार कर रही हैं। अभी तो इनके ऊपर इस पर भी झगड़े होंगे कि कौन पीएम का उम्मीदवार है, कौन पीएम का उम्मीदवार नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से नहीं कोई सीट छोड़ेंगे? क्या पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस से नहीं कोई सीट छोड़ेंगे? क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से कोई सीट छोड़ेंगी? क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव कांग्रेस से कोई सीट छोड़ेंगे? जब अखिलेश यादव का एक बयान है कि भाई जो जिस तरह छत्रप है, जिस पार्टी का जहां पर जनाधार मजबूत है वहां पर उस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो इस तरीके से सभी क्षेत्रीय दल, चाहे वो शरद पवार का दल लें या और भी जो बाकी दल हैं, सब अपने अपने लिए चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम लड़े, बाकी सीटों पर लड़े। क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस इन सबके लिए सीटें देगी? अभी तो इनके सीटों के बंटवारे में भी झगड़े होंगे। इनका कॉमन जो प्रोग्राम, मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर भी इनके झगड़े होने हैं। और इसके अलावा भी अभी आप ये ने और देखा कि इसी मीटिंग के अंदर जो वो है आपके जम्मू कश्मीर के अमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि धारा 370 के ऊपर केजरीवाल का स्टैंड स्पष्ट नहीं था। यानी ये अगर देखा जाए तो आज तक इन सबके आपस के मामले इतने रहेंगे जिसकी एक शुरुआत। अभी मेरे शैलेंद्र भाई कह रहे थे अहंकार की बात, मैं अहंकार का इन्हें जवाब देना चाहूंगा कि 1975 से बड़ा अहंकार डाला। यानी जो खुद अपने आप में विरोधी थे कांग्रेस के, आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। 1975 से बड़ा अहंकार, इमरजेंसी जो लगाई थी उससे बड़ा अहंकार नहीं, सारे विपक्षी दल जेल में डाल दिए। संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान तोड़ा। जब हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द है तो इन्होंने संविधान तोड़ करके इमरजेंसी लगाई। तो ये संविधान के संरक्षक के बनने की बात कहती है। और दूसरी बात, इन्होंने अपने परिवार के, अपने खुद के हित में, कांग्रेस ने अपने हित में, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी परिवार ने अपने हित में देश के कानून को कई बार तोड़ा मरोड़ा है, जिसकी जनता पूरी तरीके से भागीदार, जिसने अनिल जी कुछ सवाल है मेरे आपने कहा विपक्षी एकता कभी संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है भाई? जिस 1975 के संदर्भ में आप हवाला दे रहे हैं, सारा विपक्ष एक हुआ था जब उन्हें लगा था कि उन सबको सामूहिक रूप से आके ही मुकाबला करने की स्थिति बनेगी। इन्हें लग रहा है वही दौर अब आ गया है, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। एक सवाल। दूसरा ये कि 2004 में भी विपक्षी एकता दिखी थी, यूपीए बना था, यूपीए ने आपको धराशायी किया था। तो इस बार भी होने के लिए क्या संशय की बात है जिसके संदर्भ में आपका इनकार है? और तीसरी जो बात है वो है कि इन्होंने कानून तोड़ा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिल्ली सरकार के संदर्भ में भी दिया है, आपने भी बदल दिया। तो अगर उन्होंने बदला तो फिर आपके बदलने के संदर्भ में सवाल उठाने में गलती क्या है? फिर उत्तर दीजिए।
वही बात कह रहा हूं, यानी कि आप ये बात बताएं कि इन्होंने कानून तोड़ा तो संविधान बच रहा है। इन्होंने जो कानून, जिन्होंने शाही बानू केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनको बदल करके इन्होंने कानून को तोड़ा, वो संविधान बच रहा है। मैं इनको वो बात याद दिला रहा हूं कि जो बात ये किस मुंह से वो बात कह रहे हैं कि जबकि खुद ये कि सोच उसी मुंह से बात कह रहे हैं जिस मुंह से आप बोल रहे हैं। आपने कानून नहीं बदला भाई। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के संदर्भ में भी एक्ट के तहत व्यवस्था दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपने बदल दिया कानून। अभी भी तो देश की अदालत ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकारों से काम करने दिया जाए। आपने अध्यादेश के माध्यम से उसके अधिकारों को फिर बदल दिया। तो जब आप बदल रहे हैं तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं। 1975 में होगा तो संविधान के खिलाफ खिलवाड़, दोनों बातें कैसे होती है। और दूसरा मेरा जो तर्क था आपसे, उस पर आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। भाई विपक्ष तो पहले भी एकजुट देश में होते हुए दिखा है, तो इस बार की एकजुटता को लेकर आप इतना संशय क्यों कर रहे हैं? डर लग रहा है आपको? लग रहा है ये सब मिल जाएंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप ये बताना चाहते हैं नहीं ये एक ही नहीं होंगे, इतना डर गया? हिमांशु जी, पहले पूरी बात सुनिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आज ये जो है, सिर्फ अगर सभी राजनीतिक दल देखा जाए तो सब परिवार बचाने वाली बात है। शरद पवार एक पारिवारिक पार्टी, उद्धव ठाकरे एक पारिवारिक पार्टी, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी, लालू यादव एक पारिवारिक पार्टी, अखिलेश यादव एक पारिवारिक पार्टी। ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं और पारिवारिक पार्टी अपने परिवार को बचाने की इकट्ठी हो रही है। और देश की जनता ये देख रही है, इनका देश हित नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सियां पाने के लिए समझौता कर रहे हैं कि यहाँ पर तू लड़ ले, यहाँ पर मैं लड़ लूं। मैं इस तरीके समझौता करके, गठबंधन करके ये किसी तरीके से भी सत्ता पर काबिज होने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता ही बेमेल गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। और जो आप निश्चित तौर पर जब आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था तो जनता ने उसका खुलकर के विरोध करा था और उसके बाद में ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया था। तो मेरा बड़ा इसमें स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे, और जब यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार थे तो नीतीश जी ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे। फोन तो ये इनकी एकता है, यानी इन्होंने एकता तो ऐसी एकता तो आपके संदर्भ में भी दिखी थी। आपने भी प्रत्याशी घोषित किया था, बाल ठाकरे जी आपके साथ होते हुए भी वोट प्रज्वल पाटिल को दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है अनिल जी, थोड़ा और सोचिएगा। पर मैं वापस आता हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास। कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा कि आप एक रहेंगे, और एक क्यों नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी बाधा आप ही बने। क्या कहते हैं सुरेंद्र? देखा ना मीनाक्षी जी कितनी नाराज हैं आपसे। उनके दर्द, उनके दुख, उनकी तकलीफ को लेकर आपके मन में जरा भी टीस नहीं, जरा भी पीड़ा नहीं। देश को बचाने के लिए एक समर्थन का ही तो बात कहनी थी, तो इतनी भी उदारता नहीं दिखा पाए। आप सीटें छोड़ देंगे, आपने एक बयान नहीं दिया जा रहा, और आप उम्मीद कर रहे हैं लोग आपके लिए सीट छोड़ दें, आप लोगों के लिए सीट छोड़ दें। ऐसा तो नहीं कि हम सब आपसे उम्मीद छोड़ दें। हिमांशु भाई, आपके साथ आज मुझे श्रवण जी की बहुत याद आ रही है। इस बात को वो और बेहतर तरीके से आपको बताते, क्योंकि मैं तो एक दल का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, बड़े स्पष्ट रूप से। आप भी एक पत्रकारों के अजात शत्रु हैं। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जो पूछा, वो बहुत स्पष्ट था कि भाई हमारा गलत गलत, उनका गलत सही, ये नहीं चलने वाला। मैं आपसे फिर से, मैं आप पार्टी के संदर्भ में जहां आप पानी में लाठी मारना चाहते हैं, विपक्ष की एकता तो जनता में होगी, बहुत साफ सी बात है। जो दल साथ आएंगे वो विपक्षी एकता के नायक बनेंगे, जो दल विपक्षी एकता के साथ नहीं आएंगे उनके साथ इतिहास और जनता अपना एक बड़ा कठोर व्यवहार करेगी। इस बात को बहुत स्पष्ट सभी लोग समझ लें। मैं बहुत साफ सी बात कहता हूं। मेरे को आज भी मैं बता दूं कि देश के मुद्दे बड़े हैं, संविधान को बचाने की बात है, लोकतांत्रिक ताकतों को बचाने की बात है, लोकतांत्रिक जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाने की बात है। और अगर कोई दल अपनी किसी बात को लेकर के अड़ता है तो ना तो दल देश है, ना दिल्ली देश है।
इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें कानून पर भी भरोसा करना है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी गलत काम नहीं होने देगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यसभा आहूत होने दीजिए, हम बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लेंगे। संविधान के विरोध में कांग्रेस ने कभी फैसले नहीं लिए। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, हम मान लेते हैं शाहबानो से लेकर के जगमोहन सिन्हा के फैसले तक को, लेकिन जगमोहन सिन्हा के फैसले पे इन्होंने एक चीज नहीं की, आधा सच बोलते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिन्हा के फैसले को बदल दिया था, इसको भी ये लोग खैर नहीं मानते। और हमने इमरजेंसी की माफी भी मांगी थी। भाई हम सत्ता से हट गए थे शैलेंद्र जी, जो भी सॉरी भाजपा प्रवक्ता साहब, हम सत्ता से हटा दिए गए थे और हम 159 सीटों पे आ गए थे उस समय। उसके बाद हम आ गए 44 सीटों पर, आप लोग 4 सीटों पर रह जाओगे। हम तो 413 भी लेकर के आए। जनता से लड़ो मत, जनता की बात सुनो। जनता की बात यह है कि जनता रोजगार चाहती है, जनता महंगाई से निजात चाहती है, जनता चाहती है कि चीन को लाल आंख दिखा करके बात करो, चीन को झूला मत झुलाओ, चीन के राष्ट्रपति को चाय मत पिलाओ। उसने हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है, हत्यारा देश का राष्ट्रपति है वो आज की डेट में। आप लोग हिंदू मुसलमान मत करो, गाय के नाम पर इंसान को मत मारो, संवैधानिक रूप से देश को चलाओ, देश में दोहरा आचरण मत करो। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां आप अनदेखी मत करो कि भाई ठीक है कुछ भी सरकार कर रही हो, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और बताइए भाई, मैं तो बड़ा भावुक हो गया आपकी तकरीर सुन के, मतलब दिल भरे आया। आपने इतने तथ्यपूर्ण तरीके से बात रखनी चाहिए। मुझे जानना है कि ये लोग 4 सीटों पर आने वाले हैं और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो दुनिया भर के दलों के आगे हाथ जोड़ा खड़ा रहा है, यार मदद करो, इनसे बचाओ, इनसे बचाओ। ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो स्मृति ईरानी जी जानते हैं ना, उन्होंने आज बयान दिया, वो बड़ी आभारी है आपकी, खड़गे जी की, राहुल गांधी जी की और आपकी पार्टी की। तो भाई हम बड़े आभारी हैं। आज कांग्रेस ने मान लिया भाई हमारे बस की नहीं है अकेले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाना। अपनी इस दीनता को लेकर आपका दिल पसीज तो नहीं गया? आपको नहीं लगता जब इतने बुरे हालात हैं तो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसको अभी भी 12 करोड़ वोट मिलते हैं देश के चुनाव में, वो एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हड़काया जा रहा है। बड़ा खराब सा लगता है भाई सुरेश राजू जी। थोड़ा बताओ ना, आपकी इस बेचारगी को लेकर क्या कहा जाए? इतने बुरे हालात के बावजूद भी आपको दर दर भटकना पड़ रहा है, इसके विषय में क्या कहा जाए? थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। वाकई जनता में भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना आक्रोश है, इसके बावजूद आप दूसरों के मोहताज हैं। समझ नहीं आता। थोड़ा समझाओ सुरेश जी, आपसे समझना है हम लोग। हिमांशु भाई, आपके लिए और स्मृति ईरानी के लिए एक साझा शेर है, वो समझ लीजिए। कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। ये आपके लिए मूल रूप से शेर है। मैं आपको 3-4 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। पहली चीज, हम लोकतंत्र में अहंकार रख करके नहीं चल सकते स्मृति ईरानी जी। हम चुनाव हारते भी हैं, चुनाव जीतते भी हैं। जब चुनाव हारते हैं तो नतमस्तक होकर के चुनाव की हार को स्वीकार करते हैं। हम आपकी तरीके से, बिहार में एक शब्द है, आज जो स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहार का एक शब्द है थेथरई। थेथरई की है उन्होंने शुद्ध रूप से और कुछ नहीं। वो थेथरई कर करके क्या बताना चाहते हैं कि हम आभारी हैं? अरे भाई चुनाव तो हम हारे हैं, हम तो कहते हैं, हम तो अमेठी में भी हारे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें थी। इनको ये नहीं मालूम कि आजादी से लेकर के आज तक इनकी कितनी सीटें थी, 89 तक। इनको ये नहीं मालूम हिंदू मुसलमान लड़ाने से पहले इनकी कितनी सीटें थी। इनको यह भी नहीं मालूम है कि जो पार्टी अपनी वैचारिकी को बिल्कुल खत्म कर दे सिर्फ सत्ता के लिए, इतने बेशर्म लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने 1977 में जनसंघ का पूरा विलय कर दिया था जनता पार्टी में। अपनी नीति को, नियम को, नैतिक सारी चीजों को त्याग करके, तज करके जनसंघ वाली। ऐसा तो मत कहिए, देश के लिए दल को छोड़ दिया था भाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
ऐसे थोड़े निपटा देंगे आप अनिल गोयल जी की पार्टी को। भाई देश पहले है, दल बाद में है, यही जनसंघ कहता है, यही भाजपा कहती आई। जब मौका आया तो आपके खिलाफ लड़ने के लिए अपने दल को भी कुर्बान कर दिया। और अब हालत देखिए ना, अपने दल की खातिर पूरी एकता की कोशिश को अरविंद केजरीवाल ने तमाम कर दिया। आप वो नाराज अरविंद केजरीवाल पे होना चाहिए, नाराज हमारे वरिष्ठ बेचारे अनिल गोयल जी पे हो रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भाई? मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मैं तो कहता हूं कि धैर्य रखना चाहिए जिस प्रतिपक्षी पार्टी को। अगर अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी से शिकवा है, शिकायत है, दुश्मनी है, तो निश्चित तौर पर उन्हें हमारे खेमे में खड़ा होना पड़ेगा अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुला करके। आज की डेट में उसकी दुश्मन, अगर अरविंद केजरीवाल के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, तय कर ले अरविंद केजरीवाल। हम तो कह रहे हैं कि राज्यसभा आने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज की डेट में विपक्षियों के खेमे में कृष्ण की तरीके से खड़े हैं या शल्य की तरीके से खड़े हैं, ये तो तय अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुरेश राजपूत जी का। विद्वान प्रवक्ता बैठता है तब ऐसी मिसाल मिलती है। उन्होंने कहा खड़े हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन किसकी तरह? कृष्ण की तरह या शल्य की तरह? मुझे जाना है शैलेंद्र जी के पास, लेकिन शैलेंद्र जी आपकी अनुमति से मैं आना चाहता हूँ मीनाक्षी जी के पास। भाई इसका तो उत्तर चाहिए, क्या करने के लिए आए थे पटना अरविंद केजरीवाल? कृष्ण की भूमिका निभाने या शल्य की भूमिका निभाने? सवाल पैदा हो गया। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था। अभी हम ये डिबेट को अगर और विस्तार देते तो विपक्ष आगे क्या करेगा, आगे ये एकता कहाँ किस स्वरूप पे जाएगी, इस पर बात करते। पर एक आपके नेता ने जो पत्र जारी किया, देखिए ना, पूरे बातचीत का एजेंडा केवल और केवल केजरीवाल का स्टैंड, विपक्षी एकता पर सवाल। या अनिल गोयल जी को इतना मुस्कुराने का मौका जो मिला है ना मीनाक्षी जी, कसम से आपके नेताजी के पत्र से ही मिला है। क्या कहती हैं आप शल्य नीति के संदर्भ में? देखिए सवाल तो उठे हैं, बिल्कुल उठे हैं, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस है वो बहुत अच्छे से जानती है कि जो अध्यादेश आया है एक कंप्लीटली लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो आज कांग्रेस को देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने ये बताना होगा कि वो लोकतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, या लोकतंत्र के और संविधान के हथियारों के साथ है। तो ये तो आज उनको क्लियर करना ही पड़ेगा। क्या वो मोदी जी के साथ है, उनको बताना पड़ेगा। क्या वो बीजेपी के साथ है, ये उनको बताना पड़ेगा। वो किसके साथ है, ये तो क्लियरिटी करनी पड़ेगी। धैर्य वाली बात नहीं है। आप इतने दिनों से 1.5 महीना हो गया इस बात को, आज तक चुप्पी साधे बैठे हैं, आपने अभी तक क्लियर नहीं किया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़े अपने आप में संदेह तो पैदा करता ही है आपके ऊपर कि आप हैं किसकी तरफ, आप बीजेपी की तरफ है या फिर आप विपक्षी पार्टियों की तरफ है। तो आप पे संदेह बनता ही बनता है। तो आपको संदेह बनता ही बनता है। आप शैलेंद्र मंडल जी कितने निराश है। देखो आपने कितनी मेहनत की ना बैठक कराने के लिए पटना में, कितने दरवाजों पर गए थे नीतीश कुमार, हर जगह हाथ जोड़ते हैं, भाई देश के लिए साथ आओ, साथ बैठो, साथ विचार करो, साथ आगे बढ़ो। और देखो अरविंद केजरीवाल इसलिए आए थे कि देखो तुम्हारा 2024 तो बाद में होता रहेगा, 2023 के संदर्भ में बताओ क्या कर रहे हो, तब आगे बात करेंगे। क्या कहते हैं आप? गलती हो गई केजरीवाल जी को बुला के? जी मंडल जी। हाँ, देश के लिए अगर 10 बार भी हाथ जोड़ना पड़ेगा तो बिहार तैयार है। देश को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक भाजपा को हटाने के लिए। इतना दिन तो यही कहा गया कि नीतीश कुमार जी है कि कोई हैसियत नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन आपने तो देख लिया ना कि जो तमाम मीडिया लोग कभी कह रहे थे कि यह कैसे होगा, यह संभव बात है, कुछ हो गया। ये पॉजिटिव बात हुई। और यह भी पॉजिटिव बात हुई कि तमाम जो लोग थे कि हम बीजेपी मुक्त करेंगे, 1 to 1 फाइट करेंगे। जितने भी छोटी मोटी बातें आएंगी, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होने से बातें निकलती है, उसका समाधान निकलता है, मीडिया मन बनाती है, जनता मन बनाती है, तो प्रूफ आता है। अगर एक बात बताइए, साथ बैठ के खाना खा लिए 27 नेता, तो बहुत बड़ी बात हो गई। इनमें से आधे नेताओं को हम मोदी जी के पास खाना खाते हुए, चाय पीते हुए देखते हैं। ये पवार जी कब जाके चाय पी आते हैं ना, देश को तब पता चलता है जब फोटो सार्वजनिक हो जाते हैं। तो थोड़ा इसके संदर्भ में बताइए, इतना महत्वपूर्ण क्यों आप करार दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री निवास में आके सब एक साथ चाय पी लिए, बाद में खाना भी खाया था, पता चला। ये इतनी बड़ी घटना है देश के संदर्भ में।
महत्वपूर्ण तो यही है ना, आपने संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं देश को बचाने के। और जब आप ये संदेश दे रहे थे उससे पहले दिल्ली से पहुंचकर संदेश दिया गया कि नहीं नहीं गफलत में मत रहना, अभी हम सब इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, पहले हमारे विषय में फैसला होने दो, तब तय करेंगे देश के लिए इकट्ठा होना है कि नहीं होना। आपको नहीं लगता शैलेश मंडल जी, बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है अरविंद केजरीवाल ने आज विपक्षी एकता की कोशिशों को, बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की बात को अनसुना करके। दोनों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी? मैं यही कहूंगा कि ये जो तमाम छोटी मोटी बातें हैं वो खड़गे साहब के स्टेटमेंट से साफ हो जाती है कि वक्त का इंतजार कीजिए, राजनीति की बातें होती रहेंगी, प्रेशर पॉलिटिक्स होते रहेगा। इतना तय है कि सब लोग मिल के बीजेपी को आने नहीं देंगे। इतना मान लीजिए त्रिवेदी साहब कि इस देश में जो भी हो जाए भाजपा को नहीं आने देंगे। तो अब आता हूं अनिल जी, भाई अभी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ नहीं आए, क्या करोगे आप ऐसा जिससे ये आगे भी साथ ना आए? क्योंकि अब शैलेंद्र जी कह रहे हैं चिंता मत करो, कर लेंगे मैनेज। तो अनिल जी अब जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, आप कैसे मैनेज करोगे जिससे साथ ना आए? एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि आप अपने आप को कितना दोषी मान रहे हो इस बात के लिए? आपने कहा ये सब परिवार बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ये परिवार बचाने के लिए इकट्ठा किसके कारण से हो रहे हैं? आपको नहीं लगता है जरूरत से ज्यादा आपने इस्तेमाल कर लिया अपनी एजेंसियों का? आपकी इन कोशिशों ने, जिनके संदर्भ में आप मानते थे कभी ये साथ नहीं आ सकते, सबको साथ ला दिया। क्या कमाल था ना, जिस टेबल पे सीताराम येचुरी बैठे थे उसी पे ममता बनर्जी भी बैठी थी, जिसपे उद्धव ठाकरे थे उसमें शरद पवार भी थे, जिसपे स्टालिन थे उस पर बाकी लोग भी थे। क्या कहते हैं अनिल गोयल जी? हम खामखा में नीतीश कुमार जी को श्रेय दे रहे हैं विपक्षी एकता का, श्रेय तो आपको मिलना चाहिए। आपने इस तरीके से काम किया कि सब एक हो गए। अपने इस योगदान के लिए खुद के कितने आभारी हैं आप अनिल गोयल जी? नहीं हिमांशु जी, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि ये कुछ देश हित में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। या तो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और या फिर परिवार के अंदर लिप्त हैं। अभी मैं कहना चाहता हूं कि विशेष करके जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, इन्होंने ही चारा घोटाले के अंदर लालू यादव को, कांग्रेस के टाइम में ही चारा घोटाला लालू यादव पर लगा, जिसकी सजा लालू यादव ने। इसी तरीके से पलटू राम, यानी इन्होंने तेजस्वी यादव को आप किस प्रकार की बातें कर लेते हैं? ये हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके संदर्भ में आपने कितने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के? वो फेरिस्त आपको याद है ना, किस तरीके से आपने कॉन्फ्रेंस लेकर लगाए थे? वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ना, आजकल आपके बड़े प्रिय नेता हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आप खड़े हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा आपके हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव के साथ में नीतीश कुमार खड़े हो गए, अरे क्या पाप कर दिया, ऐसा आप कैसे कह लेते हैं अनिल गोयल जी? देखो सही बात क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी से भी समझौता करना पड़ा, ये करेंगे और सत्ता पर काबिज होने का ये काम करते हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि ये गठबंधन देश हित के लिए नहीं है, ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए है, समझौता करने के लिए, एक भ्रष्टाचारियों का, एक परिवार को बचाने वालों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की सेवा से कोई मतलब नहीं, गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है, ये इनका है। और मैं जो एक शेर पढ़ा था हमारे, मैं कहना चाहता हूं, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे गठबंधन के भ्रष्टाचारियों के संग। जब हम सब भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने वाले बैठेंगे तो खूब रंग जमेगा। वो आज ही इन्होंने ये रंग जमा है और निश्चित तौर पर इन्होंने आगे भी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इनको एक साथ होना ही नहीं है, क्योंकि इनके सबके अगर हम बातचीत के मार्ग पे पहुंचे तो विपक्ष उत्साहित है। उसका मानना है कि कम से कम एक टेबल पर तो पहुंच गए, और जब टेबल तक पहुंच गए हैं तो मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने भले ही इसमें नींबू निचोड़ दिया है, पर इसके बावजूद भी विपक्षी दलों को हौसला बना हुआ है और इस हौसले के साथ शिमला में 12 जुलाई को बैठना तय। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस विश्वास के साथ है कि विपक्ष की एकता की इन कोशिशों का कुछ होने वाला नहीं है। इन दलों के तमाम नेता अपने अपने हितों के लिए इतने ज्यादा जुटे हुए हैं कि किसी दूसरे के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जो तात्कालिक रूप से उदारता का बखान किया जा रहा है, क्या ये तमाम राजनीतिक दल और ये तमाम राजनेता वैसी उदारता आने वाले समय में तब दिखा पाएंगे जब वस्तुतः चुनाव होंगे और टिकटों का फैसला होगा, या भारतीय जनता पार्टी अचंभित रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के भय के चलते, नरेंद्र मोदी के भय के चलते और देश को बचाने की खातिर ये दल वाकई भाजपा के खिलाफ साझा प्रत्याशी उतारने में कामयाब रहे। निश्चित रूप से 24 का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है और उससे पहले दिलचस्प रहेगा विपक्षी एकता का यह हथियार। देखे आने वाले समय में और अरविंद केजरीवाल दिखेंगे या नीतीश कुमार के रूप में साझा रखने की कोशिश करने वाले लोगों की, हमें इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश में लोकतंत्र की चर्चा को मजबूत करने के लिए आप सबसे जुड़ने का समय है। अब आज के शेर, तो हमारा आज का शेर कहता है कि चाहिए खुद पे यकीन एक कामिल, कि चाहिए खुद पे यकीन एक कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है। शकील बदायूं ने क्या कमाल की बात कही। तो विपक्ष को अपना हौसला खुद ही बढ़ाना होगा। विपक्षी उम्मीद करेंगे लोग उसको हौसला बढ़ाएंगे, तो ऐसे हालात दिखाई देते, बल्कि विपक्षियों में से कुछ लोग हौसला तोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके संदर्भ में विपक्षियों को जरूर विचार करना। और इतना तय है कि देश में एक मजबूत लोकतंत्र, क्योंकि अगर मजबूत लोकतंत्र नहीं तो ना ही विपक्षी एकता की कोशिशें होती और विपक्षी कोशिशों के तहत संवाद होता। तो कुल मिला के संवाद आगे भी जारी रहे, इस उम्मीद के साथ अब मुझे दी इजाजत। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए।